हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 23 तक के सवालों के जवाब देखे थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से लास्ट क्वेश्चन तक के सवालों के जवाब देखेंगे। और आई होप आप सभी ने वन शॉट वीडियो इस चैप्टर पर जो बना हुआ है, हमारे फेवरेट रोशनी मैम ने जो बनाया हुआ है, वो तो जरूर देखा होगा, और नहीं देखा आपने तो जाके देख लो। अगर आपके कॉन्सेप्ट एकदम रॉक सॉलिड है तो कोई बात नहीं, एकदम बढ़िया। तो देर किस बात की, शुरू करते एंड लेट्स रॉक। तो चलो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3.24। डिस्क्राइब द थियरी एसोसिएटेड विद द रेडियस ऑफ एन एटम एज इट ए गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, बी लूजेस एन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम लोग गेन्स एन इलेक्ट्रॉन से। तो जब हमारा एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मैं जी लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, आप समझ जाना, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तब ये बन जाता है एनायन, करेक्ट। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, राइट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये तो इंक्रीज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ने से प्रोटॉन को कुछ हो रहा है नहीं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो तो उतना ही रहेगा, सेम ही है। अब देखो क्या हो रहा है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से हमें पता है अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा, करेक्ट, उस वैलेंस शेल में। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गया तो इसका मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ेगा। ओके, अब देखो ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये तो सेम है, तो इसका मतलब हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है Z वो तो सेम ही रहेगा। ओके, सेम ही है ये। अब ये न्यूक्लियर चार्ज सेम है, ये हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ रहा है, इसके वजह से हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ओके ये घटेगा। कैसे, हमें पता ही है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, Z माइनस शील्डिंग कांस्टेंट। अब आप ही सोचो, देखो ये तो सेम है, वैसे के वैसे ही है। ओके, ये बढ़ रहा है, ओके ये वाला टर्म बढ़ रहा है, राइट, तो जाहिर सी बात है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो भी होगा एटम के केस में जितना था उससे तो कम ही होगा। ओके, ये हम लोग ने देखा भी है, उस क्वेश्चन में मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पर कुछ नंबर्स लिए थे और उससे मैंने आपको समझाया था कि कैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अनायन के केस में कम होता है। ओके, आप चाहो तो वो क्वेश्चन पे जाके देख सकते हो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कम हो रहा है अनायन के केस में, ओके, एज कंपेयर टू एटम। चलो अब आते आते यहाँ पर, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा कम। अब इससे क्या होगा, देखो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, ये वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ओके, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने के कारण इनके ऊपर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन था वो थोड़ा कम होगा, करेक्ट, कम होगा तो ये दूर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा और रेडियस बढ़ जाएगा, बस यही बताना है हमें। तो रेडियस इंक्रीज होगा, ये है हमारा कंक्लूजन। ये पूरी कहानी समझने के बाद हमें पता चल रहा है कि रेडियस इंक्रीज होगा। ओके, सिंपल सी कहानी थी। अब सेम कहानी कटायन के केस में देखनी है। ओके, सेम मतलब मिलती जुलती। देखो अब इलेक्ट्रॉन होगा लॉस, मैं L लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, बन रहा है क्या हमारा कटायन। अब कटायन के केस में सेम उसी की तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये होगा कम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का तो लॉस हो गया। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ये तो सेम ही रहेंगे, करेक्ट, तो इसका मतलब अब देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगा, इसका मतलब हमारा जो शील्डिंग कांस्टेंट था ये कम होगा, करेक्ट, ये तो सेम है तो हमारा Z वैसे के वैसे सेम ही रहेगा, ये बेचारा कुछ काम ही नहीं कर रहा है। ओके, Z तो सेम ही। अब सेम कहानी, तो इन दोनों की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ओके क्या होगा, अब कटायन के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। सेम कहानी Z माइनस सिग्मा, सिग्मा यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा सिग्मा कम हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इसका भी एग्जांपल हम लोग ने देखा था नंबर के फॉर्मेट में, मैंने समझाया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ रहा है। ओके, चलो, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ओके सपोज यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इस शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके ऊपर अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा अब एक्सपीरियंस करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस वाले, तो ये करीब आएंगे तो डिस्टेंस कम होगा और रेडियस जो है वो डिक्रीज होगा। ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ, रेडियस डिक्रीज होगा। ओके, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रेडियस डिक्रीज हो रहा है, जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तब रेडियस डिक्रीज हो रहा है, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तब रेडियस इंक्रीज हो रहा है।
आ गई पूरी थ्योरी रेडियस की समझ में एकदम अच्छे से। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। वुड यू एक्सपेक्ट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज फॉर टू आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट टू बी द सेम और डिफरेंट? जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि जो भी दो आइसोटोप्स है सेम एलिमेंट के, उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी एकदम डिट्टो सेम होगा। ओके, ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा, राइट। अब मैं इसको जस्टिफाई भी कर देता हूं। तो ऐसा क्यों? देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज जो है ये डिपेंड करेगी अल्टीमेटली, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ मतलब एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। अब क्योंकि हमें पता है कि आइसोटोप, आपने तो पढ़ा ही है, देखो एक ट्रिक भी बता देता हूं, पीई भी है इसके नाम में, तो पीई मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, आइसो मतलब सेम होते हैं, ऐसे याद रख लो, तो आइसो बार ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो ये जो आइसोटोप है इसमें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी एट द एंड ऑफ द डे इलेक्ट्रॉन के नंबर पर और प्रोटॉन के नंबर पर डिपेंड कर रहा है, जो कि इन दोनों भी आइसोटोप्स में सेम एलिमेंट के सेम ही है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी ये सेम होगी। ओके, तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? ओके, तो काफी सारे डिफरेंसेस है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, एकदम स्पेसिफिक जाके बात नहीं करूंगा, क्योंकि काफी सारे एक्सेप्शंस भी होंगे इन प्रॉपर्टीज जो मेटल शो कर रहे हैं, इनके काफी सारे एक्सेप्शंस होंगे। नॉन मेटल्स जो ये प्रॉपर्टी शो करे इनमें भी काफी एक्सेप्शंस हो सकते हैं। ओके, तो चलो जनरली हम लोग इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। मेटल्स सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ओके, वही नॉन मेटल्स हमें तीनों भी स्टेट में हम पा सकते हैं। मतलब नॉन मेटल्स हम सॉलिड्स में भी हम इनको पा सकते हैं। मतलब जैसे कि कार्बन हमारा नॉन मेटल है पर वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन नॉन मेटल है पर ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है एट रूम टेम्परेचर। और गैसेस में तो कई सारे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब नॉन मेटल्स है, ये गैसेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं एट रूम टेम्परेचर। ओके, चलो दूसरा डिफरेंस देखते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं मेटल के पास, नॉन मेटल्स के पास लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ओके, फिर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल्स, ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल्स हमारे। फिर मेटल्स मेरिएबल होते हैं, हम इनको थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, हम इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ये उल्टा होते हैं, नॉन मेरिएबल होते हैं, थिन शीट्स में बीट नहीं कर सकते। नॉन डक्टाइल होते हैं, वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते नॉन मेटल को हम लोग। ओके, फिर टेंडेंसी इनकी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग में एकदम चिपका के रखना, क्योंकि मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इनका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का दान करो और पॉजिटिव आयन बन जाओ। वैसे ही नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन, इनका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करो, नेगेटिव आयन बन जाओ, राइट। चलो, अब इसी नेचर के वजह से मेटल्स की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज होती है ये काफी लो होती है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये काफी आसानी से इलेक्ट्रॉन को दान कर देते। तो आसानी से दान कर रहे, इसका मतलब है कम एनर्जी लग रही है इलेक्ट्रॉन को हमें निकालने के लिए फ्रॉम अ मेटल, तो इसीलिए कम एनर्जी लग रही है, इसका मतलब लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसी तरह से उल्टा है नॉन मेटल के केस में, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी जाने नहीं देते। अगर इलेक्ट्रॉन को जल्दी जाने नहीं देंगे तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एटम से, ऐसे नॉन मेटल्स के, तो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, इसीलिए इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज जो है काफी ज्यादा हाई है। ओके, फिर मेटल्स के पास काफी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ओके, वैसे ही नॉन मेटल्स के पास काफी ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ओके, और मेटल के जो ऑक्साइड्स है ये बेसिक होते हैं नेचर में। ओके, एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग, जैसे कि सोडियम का अगर ऑक्साइड देखेंगे हम लोग Na2O। ओके, तो ये अगर पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो NaOH बनाएगा। अब इसीलिए हम लोग इस ऑक्साइड को बेसिक बोल रहे हैं नेचर में। और ये ऑक्साइड किसका है? देखो सोडियम का है, मेटल का है। वैसे ही अगर हम लोग इसकी बात करें तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में। तो एग्जांपल देखेंगे तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन तो नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड अगर ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोनिक एसिड बना देगा। अब एसिड बना रहा है, इसीलिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड बोल रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको मस्त एकदम मजेदार समझ में आ गया होगा कैसे नॉन मेटल्स और मेटल्स एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यूज द पीरियोडिक टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहला क्या है? आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सबशेल। ओके, तो अब हमें चाहिए ऐसा एलिमेंट इसमें से जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर सबशेल में। अब हमें तो पता है सबशेल्स SPDF ये सारे हम पा सकते हैं, राइट। अब इसमें S में तो 5 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, 2 ही इसकी कैपेसिटी है। P में हो सकते हैं, D में हो सकते हैं और F में हो सकते हैं। पर D और F जो है इनका आउटर सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स
फिल नहीं होते। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, अगर डी के सबशेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये पेनल्टीमेट शेल में जाता है, मतलब सेकंड लास्ट शेल में जाता है। ओके, एफ की बात करोगे तो एफ के जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे वो जाते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल में, मतलब थर्ड लास्ट शेल में जाते हैं। तो लास्ट शेल में तो डी और एफ वाला तो मिलना मतलब नहीं मिल सकता हमें, तो इसीलिए लास्ट सबशेल में हमें सिर्फ पी का मिल सकता है। तो इसका मतलब हम लोग एन लेते हैं, पी लेते हैं और हमें 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो NP5। अब ढूंढो ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट में NP5 हो। अब इतना तो समझ में आ रहा है कि ये लास्ट सबशेल में अगर लास्ट सबशेल पी वाला है और उस पी वाले सबशेल के ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका मतलब ये पी ब्लॉक वाला एलिमेंट है, तो ये तो यहाँ ही होगा, करेक्ट। अब इसमें भी क्या है, NP5 है। हमने पढ़ा है पी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2, ये तो फील्ड होती है, और NP126 होती है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो NP1 जो होगा ये ग्रुप 13 के लिए होगा। ओके, देखो NS2, NP1, NP2, NP3, NP4, NP5 मिल गए हमारे NP5 वाले। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ये सारे एलिमेंट्स हमें ये NP5 वाला कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं, इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये सारे एलिमेंट्स। ओके, अब इसमें से कोई भी एलिमेंट का नाम लिख दो। चलो फ्लोरीन लिख दिया मैंने कि ये एलिमेंट है जिसके आउटर सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो हम लोग हीलियम है, ओके 1s2, फिर 2s2, 2p5 है, देखो आउटर सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट है भैया कि जो खुशी खुशी बोलेगा कि यार मैं 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता हूँ? ऐसा ही इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा ही एलिमेंट होगा ना वो, राइट, जो वो 2 इलेक्ट्रॉन का दान करने के बाद स्टेबल हो रहा है। अब स्टेबल हो रहा है मतलब स्टेबल मतलब इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है। अब ध्यान से देखना, ये है हमारे इनर्ट गैसेस। अब पीरियोडिक टेबल में ऐसे कौन से एलिमेंट्स होंगे जो 2 इलेक्ट्रॉन देने पर इनका कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये वाले ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं, ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर दे तो ये इनके जैसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखो, अगर हम लोग मैग्नीशियम ले तो मैग्नीशियम में कैसा होता है, नियॉन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर दे तो नियॉन बन जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमारे जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, इनमें से कोई भी एलिमेंट का नाम लिख दो, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट, तो मैंने लिख दिया मैग्नीशियम, करेक्ट। तो चलो बढ़ते हैं अगले सब क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सिंपल है। अब हमें ऐसा एलिमेंट्स की खोज है जो 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल मतलब ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे। तो देखो ये वाले ग्रुप में 16 ग्रुप में देखो ये एलिमेंट्स अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले तो ये बन जाएंगे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अटेन कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन का ही, देखो ऑक्सीजन में है 2s2, 2p4, ओके, और इसके पहले है हीलियम का इनर्ट गैस कोर, राइट। तो हीलियम के बाद 2s2, 2p4, इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये ले तो 2p6 बन जाएगा, और अगर ये हीलियम 2s2, 2p6 बन गया मतलब ये नियॉन बन जाएगा, राइट। तो ऐसा ही हमें आंसर मिल गया ऑक्सीजन। सल्फर भी है ऐसा ही, सेलेनियम भी हम लोग ऐसे ही आंसर में लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, मतलब ये जो ग्रुप 16 वाले एलिमेंट्स है ये 2 इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी से ले लेंगे और इनर्ट गैस बन जाएंगे। ओके, तो मैंने आंसर लिख दिया ऑक्सीजन। चलो, आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड एज वेल एज गैस एट रूम टेम्परेचर, करेक्ट। देखो अब काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है इनकी भाई कि ऐसा ग्रुप ढूंढ के दिखाओ जिसमें ये सारी चीजें, तो ऐसा तो ग्रुप है हमारे पास पर एकदम एग्जैक्टली नहीं है वैसा। ओके, थोड़ा मिलता जुलता है। तो देखो गैसेस तो है हमारे इस ग्रुप में, कौन से, ग्रुप 17 में, यहां पर देखो। अब कौन से गैसेस है, देखो फ्लोरीन है गैस, क्लोरीन भी गैस में ही एग्जिस्ट करता है। ओके, लिक्विड भी है हमारे पास, वाह, देखो ब्रोमीन लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी देखा था। नॉन मेटल्स, ये तो सारे नॉन मेटल्स है ही, राइट। तो ये तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं एकदम अच्छे से। मेटल की बात अगर करें तो आयोडीन जो है इसके पास मेटालिक कैरेक्टर्स है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि चलो मेटालिक कैरेक्टर्स है इसके पास, तो हम लोग थोड़ा सा इस ग्रुप को हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऐसा ग्रुप है जिनमें ये सारी चीजें हम पा सकते हैं। ओके, चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमॉन्ग ग्रुप 1 एलिमेंट्स इज, ये ऑर्डर दिया है हमें, वेयर एज
दैट अमॉन्ग ग्रुप 17 एलिमेंट इज, ये ऑर्डर दिया है। ओके, तो ऑर्डर ध्यान से देख लेना, लिथियम की कम है, सोडियम की और ज्यादा है, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम की ज्यादा रिएक्टिविटी रुबिडियम की, और रुबिडियम से ज्यादा सीजियम की। इसका मतलब हम लोग जब डाउन द ग्रुप आ रहे, ओके, तो रिएक्टिविटी जो है ये बढ़ रही है, ऐसा हमें ऑर्डर दिया है। ओके, सेम अगर देखा जाए तो फ्लोरीन की ज्यादा है क्लोरीन से, क्लोरीन की ज्यादा है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज्यादा है आयोडीन से। इसका मतलब ध्यान से देखो, अगर हम लोग डाउन द ग्रुप आ रहे तो रिएक्टिविटी जो है ये कम हो रही है इनके केस में। अब देखो कैसा डाइवर्सिफाइड इनका बिहेवियर है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो सिंपल सी तो बात है, ये एकदम पीरियोडिक टेबल के उस तरफ है, ये पीरियोडिक टेबल के इस तरफ है। अब हमें तो पता ही ये एकदम अच्छे मेटल्स है। ओके, और मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, करेक्ट, इलेक्ट्रॉन का दान करके फटाक से पॉजिटिव आयन बनने की इच्छा रखने वाले, करेक्ट। तो अब पहले इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को समझते, फिर बाद में इनके ऊपर आते हैं। तो देखो मैं जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो इनकी टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी रखते हैं। अब जो मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो ज्यादा रिएक्टिव, सिंपल सी बात है। तो अब हमें इनकी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है ये ऐसे डाउन द ग्रुप कैसे वेरी हो रही है ये समझना है। चलो अब थोड़ा इजी कर लेते हैं इस चीज को। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी डिपेंड कैसे पर करती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर। भैया हम लोग ने पढ़ा है, मतलब देखो थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर कम होगी तो इसका मतलब कम एनर्जी लग रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एटम से, और कम एनर्जी लग रही है इसका मतलब टेंडेंसी ज्यादा है ना टू लूज इलेक्ट्रॉन, सिंपल। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। ओके, अब एक्सप्लेन करना है हमें ये ऑर्डर को, तो हम पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर को समझ लेते हैं इनमें, फिर हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे इस ऑर्डर को। ओके, तो जैसे हम लोग लिथियम से सीजियम तक जा रहे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या फर्क हो रहा है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हमें पता है डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं, ओके, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज डिक्रीज होती है। क्यों होती है? सिंपल सा रीजन है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इसीलिए। चलो अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर। तो क्योंकि देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब लिथियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, और सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी सीजियम की। अब देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा, इसका मतलब ऑर्डर पूरा का पूरा उल्टा ही करना है हमें। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा, इसका मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा है, परफेक्ट। तो अब इसका ऑर्डर जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ऑर्डर हम लोग पूरा का पूरा रिवर्स कर देते। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं लिथियम लेस देन सोडियम लेस देन पोटेशियम लेस देन रुबिडियम लेस देन सीजियम, तो देखो अब क्या हो रहा है, अब मैंने इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी के हिसाब से ऑर्डर लगाया हुआ है, ओके, क्योंकि ये उल्टा था इसलिए। अब देखो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सेम उसका ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी का टेंडेंसी, ओके। तो देखो रिएक्टिविटी भी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दी, लिथियम की कम सोडियम से, सोडियम की और कम पोटेशियम से, पोटेशियम की कम रुबिडियम से, और रुबिडियम की कम सीजियम से, इसका मतलब सीजियम की सबसे ज्यादा है, और सेम ऑर्डर आपको दिख रहा होगा देखो ऊपर स्क्रीन पर, ओके। चलो अब इसके ऑर्डर को एक्सप्लेन करते, एकदम सिंपल, देखो सेम टू सेम। अब ये है नॉन मेटल्स, इनकी टेंडेंसी होगी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाले हैं ये। तो अगर इनकी टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो हम कैसे बताएं कि किसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन करने की और किसकी कम? ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, ओके। अब ये जो कुछ चीज है ये आप पढ़ोगे रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में, ओके, चैप्टर नंबर 8 में। फिलहाल तो इतना ही समझना है, मैं जब बता रहा हूँ आप थोड़ा सा देख सकते हो जाके, चैप्टर के लास्ट पेज को आप ओपन कर सकते हो रेडॉक्स रिएक्शन के, और उसमें आपको कुछ वैल्यूज दी होंगी, एक बड़ा सा टेबल दिया होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो हो क्या रहा है, देखो हम लोग फ्लोरीन से क्लोरीन तक जाते हैं, ओके, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन। तो उस चार्ट में भी आप देखोगे जो वैल्यूज है, ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ये डिक्रीज हो रही है, ओके। मतलब सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होगी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे कम होगी आयोडीन की। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज डिक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी में भी क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज कैसे हो रही है? इसी ऑर्डर में हो रही है, राइट। फ्लोरीन
की सबसे ज़्यादा है देन क्लोरीन, फिर क्लोरीन की ज़्यादा है देन ब्रोमीन, ब्रोमीन की ज़्यादा है देन आयोडीन। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है इसी ऑर्डर में, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी डिक्रीज हो रही है इसी ऑर्डर में। तो देखो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इसी ऑर्डर में हो रही है डिक्रीज, तो इसका मतलब रिएक्टिविटी भी कम कम ही होगी ना, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम कम हो रही है तो रिएक्टिविटी भी कम कम होगी इसी ऑर्डर में। देखो अब ध्यान से देखो, आपकी स्क्रीन पर यही ऑर्डर दिखेगा आपको, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन और ग्रेटर देन आयोडीन। ओके, तो मजा आ गया ना आपको। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। राइट द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। काफी फैक्चुअल सा सवाल है, हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर में भी। ओके, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। देखो एस का मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ओके ग्रुप्स कौन से यही है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ओके, तो याद रखने के लिए भी एक ट्रिक बता देता हूँ, सिंपल सा है। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर होते हैं, राइट, तो इसका मतलब NS लिख दो। ओके, और क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा S सबशेल है उसकी कैपेसिटी बस 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा इसमें या फिर दूसरा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो खत्म हो गया जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन S के लिए। वैसे ही P के लिए देखो आप, अब P में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। ओके, अब P ब्लॉक एलिमेंट्स थोड़ा ध्यान से देखना, ये आ रहे S ब्लॉक के बाद। ओके, इनके बीच में D ब्लॉक है पर S ब्लॉक के बाद आ रहे। ओके, D ब्लॉक के ऊपर ध्यान मत देना, तो इसका मतलब S ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके बाद आ रहे, तो S वाला जो सबशेल है वो फिल होगा, तो वो फिल है पूरा का पूरा NS2। उसके बाद P वाले फिल होना शुरू होंगे। ओके, अगर एक है तो ये ग्रुप 13 वाला एलिमेंट है, 2 है तो ग्रुप 14, 15, 16, 17 ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएगा, तो ग्रुप 18 तक हम लोग आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन तक। तो इसकी कैपेसिटी क्योंकि P वाले सबशेल की 6 है इसीलिए Np126। सिंपल। अब आते हैं D ब्लॉक वाले एलिमेंट्स पर। अब डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जाएगा डी पर, आप तो आप बताइए आपको, तो डी में जाता है, पर डी में कौन से सबशेल में जा रहा है? ओके, ऐसे सबशेल में जा रहा है जो सेकंड लास्ट शेल में है। ओके, सेकंड लास्ट मतलब n-1, लास्ट मतलब n है, तो सेकंड लास्ट n-1 डी वाले सबशेल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। डी की कैपेसिटी कितनी होती है? 1 to 10, राइट, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं डी के सबशेल में, तो 1 to 10 लिख दो। फिर NS जो है, अब ये जो है ये थोड़ा आप उस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही आपको क्लिक हो जाएगा। तो क्योंकि देखो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स एस के बाद आते हैं, तो अक्सर NS जो होता है वो अक्सर 2 होता है अक्सर, पर कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है जिनके वजह से NS में एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है इनके एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन में, या फिर 0 भी हो सकता है। ओके, तो इसीलिए इसका रेंज 0 to 2 है। चलो अब आते हैं F पर। F में इलेक्ट्रॉन जाएगा F ऑर्बिटल में, राइट, तो कौन से F सबशेल में जाएगा? जो थर्ड लास्ट शेल में है। थर्ड लास्ट मतलब n-2 F वाले सबशेल में जा रहा है। F वाले सबशेल की कैपेसिटी कितनी है? 14, तो 1 to 14 लिख दो। फिर n-1 D में जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब इसमें आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अक्सर ये n-1 D जो सबशेल है वो अक्सर 0 होता है, अंडा होता है, तो रेंज तो 0 से शुरू होगी, पर इसमें हम पा सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ओके, चलो तो 0 to 1 हो गई इसकी रेंज। और NS जो होता है F ब्लॉक एलिमेंट्स में, ये NS वाला जो सबशेल है ये हमेशा फिल्ड होता है NS2। तो कुछ ऐसा याद रख सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को, बाद में आप चैप्टर्स पढ़ोगे रिस्पेक्टिव S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, तो ऑटोमेटिकली आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे, विथ रीजन भी कि क्यों ऐसा जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनके केस में। ओके, तो चलो दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। Assign the position of the element having outer electronic configuration in the periodic table। तो पोजीशन बताना है, मतलब हमें पीरियड में कौन से बिलोंग कर रहा है ये एलिमेंट, ये बताना है कौन से ग्रुप में बिलोंग कर रहा है और कौन से ब्लॉक में बिलोंग कर रहा है, राइट। तो सिंपल है, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की भी जरूरत नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि कैसे, और आप भी समझ जाओगे कि कैसे हम बता सकते हैं। देखो n=3 दिया है, सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये थर्ड पीरियड में। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक, आप समझ जाना। ओके, इन तीनों के लिए भी। ओके, तो ये n=3 है तो पीरियड नंबर 3 में है। ग्रुप देखो, अब ये देखो P ब्लॉक वाला एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है ओके वो P ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है, तो इसीलिए P ब्लॉक वाला। ओके, अब P ब्लॉक वाले एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर क्या हो सकता है, इसका फॉर्मूला है कैसे, तो ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो लेने हैं और उसको 10 उसमें 10 प्लस कर देना है।
तो अब क्योंकि इस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो ये 2 और ये 4, ये देखो NS और NP शेल है, ओके, इसी को मत कंसिडर करते रहना, ये भी N है, ये भी N है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 + 4 6, 6 + 10 16, तो ग्रुप नंबर 16 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो कुछ यहाँ पर है। मैंने बस जानबूझ के आपको दिखाने के लिए, ये देखो ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 3, ग्रुप नंबर 16, ये है हमारा पहला वाला एलिमेंट, ओके। कौन सा है उसे हमें कोई लेना देना नहीं, हमने तो पोजीशन उसकी देख ली, बस आपको एक विजुअलाइजेशन दिखाने के लिए मैंने ये पीरियोडिक टेबल ले ली है, ओके। अब n-1 d2 ns2 फॉर n = 4, सिंपल है, n = 4 पीरियड नंबर 4 में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 4 है और पीरियड नंबर = प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर भी n = 3 है, इसीलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो पीरियड नंबर 3 में ये एलिमेंट है, ओके। यहाँ पर एलिमेंट पीरियड नंबर 4 में है। चलो फिर ब्लॉक, क्योंकि देखो अब ये n-1 d2 ns2 है, तो ये d वाले सबशेल में एंटर कर रहा है, ओके, या फिर d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, तो इसीलिए ये d ब्लॉक वाला एलिमेंट है। चलो अब ग्रुप नंबर, इस d ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के लिए भी एक फॉर्मूला है, क्या है वो फॉर्मूला, ग्रुप नंबर = जो भी n-1 d इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लेने हैं और उसको ऐड कर देना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब n वाले इलेक्ट्रॉन, ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो n-1 d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पर देख रहे हो आप, वैलेंस शेल ये हमारा n वाला है, ओके, लास्ट शेल, तो ns2, तो इसका मतलब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 + 2 हो गया 4, तो ये 4th ग्रुप में है और ब्लॉक डी है। तो देखो 4th पीरियड 4th ग्रुप, एकदम मस्त, 4th पीरियड 4th ग्रुप और डी ब्लॉक। चलो अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, n-2 f7, n-1 d1 ns2 फॉर n = 6, सिंपल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है यहाँ पर, तो हमारा पीरियड नंबर 6 होगा, ओके। कहाँ पर जा रहा है, f ब्लॉक, मतलब f ऑर्बिटल में जा रहा है, ओके, इलेक्ट्रॉन, तो f ब्लॉक वाला एलिमेंट है, और इसमें कोई जरूरत ही नहीं है ग्रुप नंबर कुछ कैलकुलेट करने का, कुछ फॉर्मूला वगैरह हम लॉजिकली बता सकते, मतलब एकदम सीधा सीधा दिख रहा है हमें सामने के, देखो 3rd ग्रुप में ही f ब्लॉक वाले एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं, ओके, उसके अंदर ही, ओके, तो ये है ग्रुप नंबर। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द फर्स्ट एंड द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इन किलोजूल मोल इनवर्स एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज इन किलोजूल मोल इनवर्स ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, ओके। ये कुछ एलिमेंट्स दिए हैं हमें, अब पूछ क्या रहे हैं, विच ऑफ द अबाव एलिमेंट्स इज लाइकली टू बी ए द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो कुछ हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, हम लोग भी इस गेम का पार्ट बन जाते हैं और मजा लूटते हैं। चलो तो बताना क्या है द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। अब इन 6 एलिमेंट्स में से जिनका हमें डेटा दिया गया है आयोनाइजेशन एंथैल्पीज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज का, कैसे हम ढूंढने वाले, क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। देखो लीस्ट रिएक्टिव पूछा है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, ओके, या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत कम होगी, ओके, दोनों भी बहुत कम होगी। अब ये चीज हम कैसे बता पाएंगे, हमारे पास जो डेटा दिया है उसे कैसे रिलेट कर पा रहे हैं हम लोग। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज दी है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज दी है। अब हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर डिपेंड करती है। यस एब्सोल्युटली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो ईज है, जितना ज्यादा ईज उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव, राइट। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हम बता सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर, करेक्ट। चलो अब क्योंकि हमें पूछा है कि इन सब में से लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, तो हमें इनमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, राइट, इनमें से ही ढूंढना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इन सब में से सबसे कम किसकी है, ओके, जिसकी भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे कम है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे कम नेगेटिव होगी, ओके। एक तो लीस्ट नेगेटिव होगी या फिर इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल, ओके। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें हम लोग, अगर इन मतलब कंपैरिजन करें ढूंढने के लिए लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, तो इस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा कम है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो इनमें से हम कंपैरिजन करेंगे तो इसकी ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनमें से हाईएस्ट होगी, ओके। चलो अब हम खोजते हैं इस एलिमेंट को, तो हमें क्या खोजना है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, जब तक मैं फर्स्ट या सेकंड बोलूं नहीं तब तक फर्स्ट की बात चल रही है, हमें तो पता ही है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन सब में से लीस्ट नेगेटिव ढूंढनी है, या फिर पॉजिटिव भी मिल गई तो भी अच्छा ही है। तो चलो
तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट वाली ढूंढते हैं, कौन सी वैल्यू कहाँ पर मिल रही है हमें, चलो ये मिल गया हमें 2372। ओके, अब ये कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर 5। अब देखते हैं, चेक करते कि इसी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी लीस्ट नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है या है क्या नहीं। ओके, तो देखो अब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू देखो पॉजिटिव है, करेक्ट। तो बस मिल गया हमें हमारा आंसर, क्योंकि हमारे क्राइटेरिया से बिल्कुल मैच कर रहा है हमारा ये एलिमेंट, एलिमेंट नंबर 5। और ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव क्यों है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये पॉजिटिव है। ओके, अमॉन्ग द ऑल एलिमेंट्स। ओके, बाकी किसी की भी पॉजिटिव नहीं है। अगर होती तो फिर सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसकी थी होती, उसको हम लोग बता सकते थे कि ये लीस्ट रिएक्टिव है। ओके, तो इसकी पॉजिटिव है अमॉन्ग ऑल द एलिमेंट्स, ये एक रीजन हो गया। और दूसरा रीजन है हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ओके, अमॉन्ग ऑल द एलिमेंट्स। ओके, चलो तो बी वाला गेम खेलते हैं अब हम लोग, मतलब बी सवाल पर आते हैं। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल पूछा है। अब थोड़ा आसान है, देखो मेटल पूछा है तो हमें पता है हमें सिर्फ टेंडेंसी देखनी है किसकी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ओके, पर इसके साथ हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर भी नजर देंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी पर। मोस्ट रिएक्टिव बोला है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। भाई खुशी खुशी से दान कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, अब ये इलेक्ट्रॉन को खुशी खुशी से दान कर रहा है, इसका मतलब इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। अब हमें मोस्ट रिएक्टिव पूछा है तो इन सब में से लीस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है ये हमें ढूंढना है। अगर मिल गया तो मिल गया वो एलिमेंट जो मोस्ट रिएक्टिव है। उसी के साथ हम लोग इस बात पर भी ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी पर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, क्योंकि ये मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, तो गेन करने की टेंडेंसी तो इसकी कम होगी। कम होगी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इसके केस में कम नेगेटिव होगी, राइट। कम आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है ना, इसीलिए कम नेगेटिव होगी, तो लेस नेगेटिव। ओके, तो ये भी एक हमारा एक सपोर्टिंग फैक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला है। तो चलो ढूंढते हैं ऐसा एलिमेंट इन सब में से जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लीस्ट है। चलो खोजो, 520, 419, 1681, फटाफट फटाफट 490 मिल गया। देखो सबसे लीस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, फर्स्ट वाली, ओके फर्स्ट वाली बात चल रही है यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्रॉस चेक करने के लिए देखते हैं हम लोग। देखो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने क्या बोला था, लेस नेगेटिव होनी चाहिए। तो देखो इन सब में से -40, -60, -48 लेस नेगेटिव ही है। देखो ओके, लोएस्ट रेंज में ही है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो रीजन क्या बताएंगे हम लोग, मोस्ट रिएक्टिव हमारा मेटल कौन सा है पहले खोज लिया हम लोग ने 2, और इसका रीजन है लीस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अमॉन्ग ऑल द एलिमेंट्स, और इट ऑल्सो हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, चलो अब सी वाला सब क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, तो सेम फिर से वही वैसे ही शुरुआत करेंगे हम लोग जैसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल के लिए की थी। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है ये क्या होगी, ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। ओके, अब ये हम किससे बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की मदद से। अब क्योंकि हमें पूछा है मोस्ट रिएक्टिव, राइट, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हाईएस्ट होनी चाहिए, राइट। हाईएस्ट मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इन सब में से इसकी मोस्ट नेगेटिव होनी चाहिए। चलो मिल गया पहला क्राइटेरिया। अब दूसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी के टर्म्स में देखते, अगर ये एलिमेंट जो है नॉन मेटल जो है ये मोस्ट रिएक्टिव है तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, राइट। मतलब हम लोग ने यहां तक देखा, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज तो जल्दी करेगा नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी करेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये हाई होनी चाहिए। ओके, चलो अब खोजते हैं। सबसे पहले इस फैक्टर को देख के ही खोजेंगे मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन सब में से किसकी है। तो चलो ढूंढो ढूंढो, -60, -48, देखो मिल गया -328। ओके, तो इसकी है मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस वाले एलिमेंट की 3 की। और थोड़ा ध्यान देना, देखो हाईएस्ट तो नहीं है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई जरूर है इन सभी से। ओके, मतलब इन सारे एलिमेंट के कंपैरिजन में हाई तो जरूर है। देखो 1681 हमारे जो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट से थोड़ी कम है पर हाई है। ओके, तो बस हमारा आंसर है 3, और रीजन मैंने बता दिया अभी कि इट हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अमॉन्ग द ऑल एलिमेंट्स, और मतलब एंड इट हैज हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पीज अमॉन्ग ऑल एलिमेंट्स। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल को ढूंढना है हमें।
अब थोड़ा दिमाग भी लगाते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले हम लोग उन एलिमेंट्स को टिक करके लेते जो हमारे मिल चुके हैं हमें। ओके, तो ये 5 वाला मिल चुका है, ओके 3 वाला मिल चुका है हमें, ओके, और हम लोग को मिला है सेकंड वाला एलिमेंट, मतलब हम लोग ने इनको इनके सही जवाब के साथ जोड़ दिया, सही सवाल के साथ जोड़ दिया इन एलिमेंट्स को। अब बचे हैं 1, 4 और 6। अब आते हैं सवाल पर लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। देखो नॉन मेटल है तो इसका मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी इसकी, पर लीस्ट रिएक्टिव कहाँ है, थोड़ा ध्यान देना है। लीस्ट रिएक्टिव कहाँ है, मतलब इतनी भी ज्यादा नहीं है। अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नेगेटिव ही होनी चाहिए, राइट, टेंडेंसी ज्यादा है तो, पर इतनी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है, राइट, मतलब सबसे कम टेंडेंसी होनी चाहिए नॉन मेटल्स में, तो इसका मतलब लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए। ओके, क्योंकि ये थोड़ी कम एनर्जी रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर, तो इसका मतलब ये कम रिएक्टिव है, फटाक से रिएक्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो ये हमारा पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं अब, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इतनी भी ज्यादा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए भी इतना भी ज्यादा एनर्जी देना नहीं पड़ेगा इसे, करेक्ट। थोड़ा एनर्जी देने पर भी ये एलिमेंट जो है हमारा नॉन मेटल, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। ओके, अब इसका मतलब इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है हाई भी नहीं होगी, ओके, थोड़ी मिड रेंज में होगी। ओके, इन सारे डेटा में से, ओके, थोड़ी मिड रेंज में, ज्यादा भी हाई नहीं, ज्यादा भी लो नहीं। चलो अब खोजते हैं, सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर को ही लेके खोजेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव। ओके, लीस्ट नहीं लेस। तो बचे कौन से हैं, देखो हमारे ये 6th वाला बचा है, 4th वाला बचा है और 1st वाला बचा है। अब इसमें ये तो -40 -60 एकदम लीस्ट नेगेटिव की तरफ आ गए ना, यस। ये देखो ये थोड़ा लेस नेगेटिव है, करेक्ट। अब थोड़ा और इसको सपोर्टिंग फैक्टर हमारा ये देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मिड, बीच में होना चाहिए, रेंज इसकी बीच में होनी चाहिए। ओके, ज्यादा भी लो नहीं, ज्यादा भी हाई नहीं। तो देखो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1008, तो सबसे हाईएस्ट था 2000, ओके, लोएस्ट है 400, तो बीच में है कुछ, करेक्ट। तो ये हमें मिल गया हमारा द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल जो है एलिमेंट नंबर 4। और ऐसा ये क्यों है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ी लेस नेगेटिव है। ओके, और दूसरी बात, इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये थोड़ी मिड रेंज में है बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपैरिजन। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सब क्वेश्चन की तरफ। द मेटल विच कैन फॉर्म अ स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला MX2, जहां पर X मतलब हैलोजन है। ओके, तो हमें अब बहुत सारे एलिमेंट्स, मतलब इनमें से हम लोग ने ऑलरेडी इनका आंसर दे दिया है, मतलब हम लोग के बहुत सारे एलिमेंट्स कुछ क्वेश्चन के आंसर हो चुके। अब बचे कौन से हैं, बस ये एलिमेंट नंबर 1 और ये एलिमेंट नंबर 6, ये दो बचे हुए हैं। बट स्टिल हम लोग ऐसे नहीं देखेंगे, हम लोग को तो पता है अब इन दोनों में से आंसर होगा, पर हम लोग लॉजिकली सोचेंगे और फिर आंसर के तरफ पहुंचेंगे। ओके, तो ये जो MX2 है, यहाँ पर ध्यान देना, ये मेटल हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ओके, और हैलोजन है 1- में। ओके, अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये स्टेबल है, जो बाइनरी हैलाइड बना हुआ है मेटल का और हैलोजन का, ये स्टेबल है। इसका मतलब अब हैलोजन की बात जाने दो, हमें मेटल ढूंढना है तो हम मेटल के बारे में सोचते हैं। तो ये जो मेटल का 2+ वाला आयन है ये स्टेबल है। ओके, अब ये स्टेबल है मतलब हमारा जो मेटल है, एक तो वो एक इलेक्ट्रॉन देके M+ बन जाएगा, और फिर बाद में और एक इलेक्ट्रॉन देके M2+ बनेगा। और क्योंकि ये स्टेबल है तो देखो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो एनर्जी लगेगी M से M+, वो तो होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पर M+ से M2+ के लाने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो होगी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब सिनारियो ऐसा है कि क्योंकि ये स्टेबल है तो हमारा जो M+ है, इससे हमारा जो M2+ बनेगा, उसके लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, इसमें से M+ में से। तो होगा क्या, इतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता ही है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा होती है, हमेशा कम होती है सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। ओके, या फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। इस केस में भी वही होगा, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा ही होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से, पर ये जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये इतनी भी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये M+ बोलेगा कि चलो ठीक है मैं स्टेबल ही हो रहा हूँ M2+ बन के, तो फिर मैं थोड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूँ। तो थोड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब थोड़ी कम एनर्जी लगेगी मुझे इलेक्ट्रॉन देने के लिए, उतनी दे दो, मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, M2+ बन जाऊंगा। तो इसका मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हो गई कि हमारा जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है
और फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इसके बीच का जो डिफरेंस है ये कम होगा, राइट? क्योंकि फर्स्ट आयोनाइजेशन के बाद थोड़ी ही एनर्जी लग रही है M2+ बनने के लिए। बस अब हमें बस इस चीज को ढूंढना है कि हमारे ये जो डेटा दिया है हमें, अब यहाँ पर इस्तेमाल होगा, देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का। तो हमें बस देखना है, अब एलिमेंट नंबर 1 और 6 ही बचे हुए, पर आप अगर देखोगे 2, 3, 4, 5 के में केसेस में, तो इनमें भी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस देखो, ओके, काफी ज्यादा है। यहाँ पर तो 2000 से ऊपर है, यहाँ पर 800 कुछ, यहाँ पर भी 1600 से ऊपर, यहाँ पर कुछ 2500 से ऊपर, ओके, यहाँ पर भी देखो 6500 है, तो बहुत ही ज्यादा है, ओके। यही कुछ था जो थोड़ा रीजनेबल रेंज में है, 1008 to 1846, पर हमें पता है कि इसकी देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी ज्यादा नेगेटिव है, तो ये तो हमारा मेटल नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतनी ज्यादा नेगेटिव हो नहीं सकती, इसीलिए ये जो डिफरेंस कम है इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मेटल नहीं है, ओके, हमें चाहिए मेटल, ओके। तो अब बचा कौन सा? सिर्फ ये वाला लास्ट वाला, और ध्यान से देखो 7381451, और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी देखो कम है, लेस नेगेटिव है, तो ये हमारा मेटल तो है, जरूर है, और इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत मतलब थोड़ा कम ही डिफरेंस है एज कंपेयर टू हमारा ये वाला जो मेटल है, ओके, जो बचा हुआ है हमारा उसके कंपैरिजन में। तो बस मिल गया हमें हमारा आंसर, एलिमेंट नंबर 6, ओके। क्या लिखेंगे हम लोग? इसका रीजन क्या होगा कि भैया जो भी बाकी के एलिमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस जो है वो काफी कम है, ओके। और एक ऐसा भी एलिमेंट है जिसका भी कम है पर इट इज अ नॉन मेटल, सो हमारे पास ऑप्शन बस यही बचता है, इसीलिए हमारा आंसर एलिमेंट नंबर 6 है, ओके। तो चलो दोस्तों आते हैं लास्ट सब क्वेश्चन पर इस गेम के, और ये काफी इंटरेस्टिंग सब क्वेश्चन है और मजा भी आएगा देखो इसको सॉल्व करते समय। तो है क्या? द मेटल विच कैन फॉर्म अ प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड ऑफ फॉर्मूला Mx, जहां पर x है हमारा हैलोजन, ओके। अब ये मैंने अंडरलाइन क्यों किया? क्योंकि यही हमें आंसर तक पहुंचाने वाली है। देखो Mx है हमारा जो स्टेबल है और कोवेलेंट हैलाइड है। अब ये दो चीजें हमें इस्तेमाल करनी है, इसका कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है जो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है, ओके। तो ये जो Mx है इसका मतलब M हमारा जो प्लस स्टेट में है इस कंपाउंड में ये स्टेबल है। अब ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो +1 स्टेट में हैलोजन के साथ कंबाइन होकर ऐसा कंपाउंड्स बनाते हैं? ग्रुप 1 वाले होते हैं, करेक्ट, एस ब्लॉक वाले। अब उसमें हम लोग ने एक चीज पढ़ी है कि लिथियम जो होता है ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है, ओके। इनके कंपाउंड्स प्रीडोमिनेंटली आयोनिक नहीं होते, तो इसका मतलब हमारा ये जो Mx है ये कुछ LiX है, करेक्ट, क्योंकि इसी के पास एबिलिटी है कोवेलेंट हैलाइड्स बनाने की। तो बताना मुझे ये था कि हमारा जो मेटल है ये बिलोंग कर रहा है ग्रुप 1 से, ओके। और टू बी वेरी स्पेसिफिक वो लिथियम ही है, क्योंकि लिथियम कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। अब हमें बस ग्रुप 1 का लॉजिक यूज करना है, ओके। अब ग्रुप 1 हमें पता है मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स सबसे स्टेबल वाली जो होती है वो है +1, राइट, क्योंकि ये फटाक से एक इलेक्ट्रॉन का दान करके स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं और फिर खुश हो जाते हैं। तो इसका मतलब जब ये M से M+ होते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन का दान करके, तो ये फटाक से इलेक्ट्रॉन दे रहे, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी काफी ज्यादा लो होती है, खुशी खुशी से दान हो रहा है, राइट। पर यही M+ अगर M2+ हमें करना चाहिए, हम इसी M+ को, मतलब सपोज ग्रुप 1 वाला कोई मेटल है, उसने एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, अब उसे हम लोग और एक इलेक्ट्रॉन का दान करने बोल रहे हैं, तो वो हमारी नहीं सुनेगा। वो बोलेगा कि क्यों नहीं सुनेगा? वो बोलेगा कि यार मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है अब मैं बहुत स्टेबल हूं, तो अब मैं इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला। अब तुम्हें अगर इलेक्ट्रॉन मेरे से निकालना है तो लगाओ जोर, तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और फिर बाद में हमें M2+ मिल जाएगा। तो हमारा जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये काफी ज्यादा हाई होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि हम लोग एक स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अब बस हम इन दो क्राइटेरियाज को ढूंढेंगे हमारे डेटा में, इसीलिए देखो यहाँ पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेटा मतलब वैल्यूज दी गई हमें, क्योंकि इस्तेमाल करना है कुछ दो क्वेश्चंस के लिए, हम लोग ने जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया और इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर हमें तो पता ही है, अब सब एलिमेंट्स हो गए, बस एलिमेंट नंबर 1 के बारे में हम लोग ये दो क्राइटेरिया अगर चेक करना चाहे तो भी कर सकते हैं। देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है, दूसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई है, और ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से बहुत ज्यादा जंप कर रही है वैल्यू, ओके, क्योंकि हम लोग जबरदस्ती उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से। अब बाकी के कॉन्फ़िगरेशन, बाकी के आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू देखो, फर्स्ट से जो सेकंड की इंक्रीज है, जो जंप है,
वो इतनी ज़्यादा नहीं है, 2000 से 5000, 1000 से 1000, 1000 से 3000, 400 से 3000 और 700 से 1000 कुछ, पर यहाँ पर देखो 500 से 7000, तो इसीलिए हमें मिल गया हमारा आंसर, एलिमेंट नंबर 1 है हमारा आंसर। और क्यों है मैंने बताया, दो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, फर्स्ट आयोनिक एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा कम है और सेकंड आयोनिक एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी हाई, ओके, वो जंप करेगी फर्स्ट आयोनिक एंथैल्पी के वैल्यू से। तो चलो, आई होप आपको मजा आया होगा। प्रीवियस सवाल में हम लोगों ने बहुत सारे सब क्वेश्चंस देखे, बहुत सारा दिमाग दौड़ाया हम लोग ने। अब ये एकदम बेसिक सा सवाल है, हम लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं हम लोग दो एलिमेंट से, ओके, कितने हमें एलिमेंट्स लगते हैं, तो यही बस यूज करना है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। हम लोग ने इस चैप्टर में भी पढ़ा है वैलेंस वाला कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन है, द predict the formulas of the stable binary compounds that would be formed by the combination of following pairs of elements, ओके। तो हम लोग अगर लिथियम ले रहे और ऑक्सीजन ले रहे तो इनसे कंपाउंड कैसे बनेगा, हम लोग बस इनका वैलेंस लिख देंगे और फिर एक में फटाक से, आप बचपन में पढ़े होंगे ट्रिक, उसको यूज करेंगे और हम लोग फटाक से लिख देंगे कंपाउंड का फॉर्मूला। तो लिथियम का वैलेंस है 1, ऑक्सीजन का वैलेंस है 2, ओके। बैलेंस हमें पता ही है क्या होता है, एक तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो, या फिर 8 माइनस करेंगे उस इलेक्ट्रॉन से तो जो वैल्यू मिलेगी वो, ओके। चलो, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसा क्रॉस कर देंगे। अब लिथियम के साथ 2 जुड़ गया तो लिथियम के नीचे 2 लिख देंगे और ऑक्सीजन के साथ 1 है तो ऐसा ही लिख देंगे, बन गया हमारा फॉर्मूला। अब इसके पीछे का लॉजिक भी काफी सा सिंपल सा है, देखो ऑक्सीजन की वैलेंस 1 है, ओके, लिथियम की ऑक्सीजन की वैलेंस 2 है, लिथियम की वैलेंस 1 है, तो ऐसे हमें 2 लिथियम लगेंगे तब जाके बैलेंस बनेगा, राइट। तब जाके उतने ही लिथियम होंगे जितने ऑक्सीजन की, मतलब उतनी ही वैलेंस ही होगी लिथियम की जितनी ऑक्सीजन की है, ओके। तो इसकी क्योंकि हमें 2 लगेंगे एटम्स, इसलिए हम लोग ने Li2 ले लिया। यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही काफी है, इसलिए ऑक्सीजन एक ही ले लिया, ओके। चलो, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के केस में देखते हैं, लिख देंगे मैग्नीशियम नाइट्रोजन। मैग्नीशियम का होता है वैलेंस 2, नाइट्रोजन का होगा 3, ओके। सेम नंबर्स इनको एक दूसरे में बांट देंगे तो Mg3 हो जाएगा, ओके, और N2 हो जाएगा, ओके। चलो, अब देखते हैं एल्यूमिनियम और आयोडीन का केस। तो एल्यूमिनियम लिख दिया मैंने, आयोडीन लिख दिया। अब एल्यूमिनियम देखो 3, आयोडीन 1, फिर से क्रॉस कर देंगे इनको, ओके, तो हो गया क्या, AlI3, सिंपल। चलो, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का केस है, सिलिकॉन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, ओके। अब सिलिकॉन पर हम देखेंगे वैलेंस 4 है और ऑक्सीजन का वैलेंस 2 है। अब यहाँ पर हम लोग Si2O4 ऐसा नहीं बनाना है, ओके। अगर दिख रहा है हमें कि कुछ कट हो सकता है तो कट कर दो, 1 2, तो ऐसा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके, एट द एंड। तो यहाँ पर क्या होगा, Si यहाँ पर 1 है, ओके, और O यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ऐसा बनाना है कंपाउंड का फॉर्मूला, इन केस अगर हमें कुछ नंबर्स हम कट कर सकते हैं तो। चलो, अब देखते हैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन, फॉस्फोरस और फ्लोरीन का केस, ओके। तो फॉस्फोरस में हम लोग ले सकते हैं 3, पहले हम लोग 3 ले लेते, फ्लोरीन 1, और ये दूसरा भी एक केस ले लेते जहां पर फॉस्फोरस 5 का वैलेंस शो करता है और फ्लोरीन 1, ओके। तो दो टाइप के, दो फॉर्मूला वाले कंपाउंड बन सकते हैं फॉस्फोरस और फ्लोरीन के। अब यहाँ पर हम लोग सेम वही चीज करेंगे, PF3, और यहाँ पर भी PF5, ओके। तो ये ऐसे दो कंपाउंड बन सकते हैं फॉस्फोरस और फ्लोरीन के, ओके। फॉस्फोरस ट्राइफ्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। अब यहाँ पर एलिमेंट 71 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, फ्लोरीन। तो इसके लिए आपको थोड़ा पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होना चाहिए, मतलब पीरियोडिक टेबल में कैसे एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं, एटॉमिक नंबर्स उनके हर एक पीरियड में स्टार्ट किससे हो रहे हैं, एंड किससे हो रहे हैं, थोड़ा बेसिक नॉलेज, ओके। अब एलिमेंट 71 देखो आप, 51 से 71 होता है 4f वाले एलिमेंट्स, लैंथेनॉइड सीरीज, ओके, जो शुरू होगी लैंथेनम से और खत्म होगी ल्यूटेशियम पर। अब ये तो है खैर सीरियम, ओके, और ये है हमारा ल्यूटेशियम। तो 71 वाला कौन सा है, ल्यूटेशियम। अब हमें इतना पता होना चाहिए थोड़ा, मतलब इस बारे में, लैंथेनाइड्स के बारे में, कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, ओके, ये +3 होती है, तो इनका बैलेंस जो है ये 3 होगा, ओके। आप पढ़ोगे अच्छे से F ब्लॉक वाले चैप्टर में। और ये जो फ्लोरीन है हमारा, उसका तो 1 ही है, राइट। तो हम लोग क्रॉस कर देंगे तो क्या हो गया, ल्यूटेशियम Lu1F3, ओके। ये बन गया इसका कंपाउंड का फॉर्मूला। चलो, अब बढ़ते हैं कुछ MCQ टाइप वाले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 33, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ, ओके। तो हम लोग ने ये चैप्टर में पढ़ा है कि, और हम लोग ने इस कॉन्सेप्ट को यूज भी किया है पूरे इस NCERT सॉल्यूशंस वाला जो हमारे क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस में हम लोग ने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है कि हमें पता है पीरियड नंबर जो होता है ये होता है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। एलिमेंट के किस हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो होगा वो होता है पीरियड नंबर, ओके।
तो अब यहाँ पर पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ, देखो क्या दिया है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सब गलत है ये, ओके। एजिमुथल क्वांटम नंबर ये भी गलत है, हमारा राइट आंसर ये है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following statements related to the modern periodic table is incorrect? Okay, तो सबसे पहला है the p block has 6 columns because a maximum of 6 electrons can occupy all the orbitals in p shell. Absolutely correct है, क्यों? क्योंकि देखो हमको पता है ये p block में 6 ग्रुप्स होते हैं, परफेक्ट, ओके। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो p वाला जो हमारा सबशेल है उसमें 3 ऑर्बिटल्स है, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं, उसके हिसाब से p वाले सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होंगे और इसीलिए यहाँ पर 6 ग्रुप्स है, ओके। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। फिर द डी ब्लॉक हैज 8 कॉलम्स, यहीं पर गलती हो गई, 8 नहीं होते भैया, 10 होते हैं, करेक्ट, 10 ग्रुप्स होते हैं। बिकॉज मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी गलत है, 10 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल्स इन अ डी सबशेल, ओके। 8 नहीं होते, 10 ऑक्यूपाई हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ओके। तो हमें पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है, ओके। मैंने टिक उसके ऊपर किया, मतलब ये समझ में मत लेना कि ये वाला हमारा आंसर है, आंसर हमारा ये है, ओके। अब ये भी जानेंगे कि ये सी और डी हमारा आंसर क्यों नहीं है, ये क्यों करेक्ट है। तो सिंपल सा है, देखो सी क्या दिया है, ईच ब्लॉक कंटेन्स अ नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई दैट सबशेल। ऑब्वियसली ये जो 2 स्टेटमेंट्स दी है, इसको यही तो स्टेटमेंट फॉलो कर रही है, राइट। देखो एग्जाम्पल लेते और एक ब्लॉक का, एस ब्लॉक का एग्जाम्पल लेते। अब एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स है या फिर 2 कॉलम्स है। अब क्यों है? क्योंकि एस वाला सबशेल जो है उसमें बस 2 ही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं, 1 2, इसीलिए। तो ओके, ये भी हमारा स्टेटमेंट जो है ये सही है, ओके, इट्स करेक्ट। अब डी वाला देखते हैं, द ब्लॉक इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर एल। अब ये थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ओके। फॉर द लास्ट सबशेल दैट रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन्स इन बिल्डिंग अप द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो ये हमसे कह रहे हैं कि अगर हमें कोई भी एलिमेंट का ब्लॉक पता हो तो हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि उस एलिमेंट का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे, बिल्ड कर रहे या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे, तो उसमें हम लोग लास्ट सबशेल में, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय लास्ट सबशेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन जो ऐड कर रहे हैं, ओके, तो वो जो लास्ट सबशेल है उसका एजिमुथल क्वांटम नंबर हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं, ओके। चलो थोड़ा दिमाग के ऊपर से क्या होगा मुझे पता है, एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज को। देखो अगर मैं सल्फर ले रहा हूँ, ओके, एज ए एलिमेंट, अब मुझे पता है कि सल्फर है पी ब्लॉक वाला एलिमेंट, ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है, ओके। तो अब मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि इस एलिमेंट का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब हम लोग जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उस लास्ट शेल नहीं, सॉरी, सबशेल, तो जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब हम लोग उसके लास्ट सबशेल में, ओके, जो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उस लास्ट सबशेल का एल क्या होगा ये मैं अब भी डायरेक्टली बता देता हूँ। कैसे? देखो ये पी ब्लॉक वाला एलिमेंट मुझे पता है, तो लास्ट वाला सबशेल कौन सा होगा? पी ही होगा, क्योंकि पी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। तो अगर पी सबशेल है लास्ट वाला, तो मुझे पता है एल का वैल्यू पी के लिए क्या हो सकता है, 0 तो नहीं होता, ओके, क्योंकि ये 0 एस के लिए होता है, तो एल का वैल्यू पी के लिए क्या होगा, 1 होगा, ओके। हम लोग ने पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में, ओके, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, ऐसे, ओके। तो अब मैंने डायरेक्टली बता दिया। अब यही चीज अगर हमें ये ब्लॉक पता नहीं हो तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, चलो, तो नियॉन, फिर 3s2 3p4, ऐसा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें पता चलेगा कि हाँ इसका लास्ट सबशेल 3p है, तो इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर हो रहा है ये p वाले ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है, इसलिए ये p ब्लॉक है। तब जाके हमें पता चलेगा, पर अब पता चल के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बता देंगे कि अब लास्ट सबशेल हमारा जो p है, अब p का एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है 1, ओके। तो ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है अगर हमें ब्लॉक पता हो तो यही चीज ये बोल रहे हैं कि अगर हमें ब्लॉक पता है उस एलिमेंट का तो हम लोग डायरेक्टली लास्ट सबशेल का एजिमुथल क्वांटम नंबर बता सकते हैं बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, और ये चीज एब्सोल्युटली करेक्ट है, हम लोग ने भी टेस्ट करके देखी, राइट। तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो इनकरेक्ट सिर्फ ये वाला है, बी वाला, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है, ओके। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट। बिल्कुल भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो पूछ रहे हैं हमसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस शेल, ओके। तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हमें कुछ आइडिया तो आ ही गया है, और ऊपर से हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसमें से भी हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहला है वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके।
अब ये जो हमारा n है, ओके, ये बिल्कुल इफेक्ट करता है वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको, क्योंकि अगर n का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, सपोज n है 5, तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है ये 5th शेल में है, ओके, तो ये काफी दूर है न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस इन पर जो पड़ रहा है वो कम होगा, एब्सोल्युटली कम होगा, एज कंपेयर टू n इज इक्वल्स टू 3 होगा शायद, तो 3 जो शेल है वो क्लोजर होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो उस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, ओके, तो ये वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यस इट इज अफेक्टिंग द वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को, ओके। चलो, तो ये हमारा आंसर तो नहीं हो सकता। फिर है न्यूक्लियर चार्ज। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो आप एग्जांपल लेके देखो, सपोज हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात कर रहे हैं, तो सभी के केस में वैलेंस शेल तो सेम है, ओके, पर जो न्यूक्लियर चार्ज है, ओके, Z, ये सभी के केसेस में अलग होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है पर प्रोटॉन का जो नंबर है ये अलग है, राइट। और इसी के वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, जो वैलेंस शेल में है, ओके, किसी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के, उनके ऊपर अलग अलग न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस पड़, मतलब अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पड़ेगा, ओके, भले उनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, पर न्यूक्लियस का जो या फिर न्यूक्लियर चार्ज जो होगा, ओके, ये अलग अलग होने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, और उसके बेसिस पर साइज में चेंजेस हो सकते हैं, ओके। तो यस, न्यूक्लियर चार्ज भी अफेक्ट करता है, एब्सोल्युटली इट अफेक्ट्स द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। फिर क्या है, न्यूक्लियर मास। अब इसको हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसको नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, देखो, अगर नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ नहीं रहे, जैसे कि हम लोग अक्रॉस द पीरियड जा रहे थे, तो हम लोग ने क्या देखा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है इस वैलेंस शेल में ही ऐड हो रहे हैं, ओके, इनर शेल में तो कोई भी ऐड नहीं हो रहा है, तो कोर इलेक्ट्रॉन्स उतने की उतने ही है, ओके। तो इसी के वजह से शील्डिंग इतनी इंक्रीज नहीं हो रही थी, और क्योंकि शील्डिंग इतनी इंक्रीज नहीं हो रही थी तो हम लोग अक्रॉस द पीरियड आ रहे थे, तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा था, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा था, ओके, शील्डिंग इतनी इंक्रीज नहीं हो रही थी, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा पड़ रहा था वैलेंस शेल पर, और इसीलिए ये वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको अंदर खींच रहा था न्यूक्लियस, राइट। इसके वजह से एटॉमिक साइज रिड्यूस हो रहा था। तो यस, नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स एब्सोल्युटली ये अफेक्ट करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को, ओके। अब आते हैं हमारे लास्ट वाले सी पर, क्योंकि ये हमारा राइट आंसर है, न्यूक्लियर मास। अब ये कंस्टिट्यूट करता है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास। अब यहाँ पर देखो, न्यूट्रॉन का कुछ तो लेना देना है ही नहीं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से। देखा है हम लोग ने, पढ़ा है कुछ इसके बारे में कि न्यूट्रॉन्स किसी तरह से अफेक्ट कर रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को? बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली इसीलिए हमारा राइट आंसर है न्यूक्लियर मास। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3.36, द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज F- Ne and Na+ इज अफेक्टेड बाय, ओके। तो हम लोग शुरुआत लास्ट वाले ऑप्शन से करते, ओके। नन ऑफ द फैक्टर्स बिकॉज देयर साइज इज सेम, डी वाला बता रहा है ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन ही पूछा है अफेक्ट किससे हो रहा है, और बता रहे हैं कि कोई भी फैक्टर नहीं, क्योंकि साइज सेम होता है, और साइज तो बिल्कुल सेम नहीं होता, ओके, ये हमें पता ही है, ओके। तो ये आंसर गलत है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन इन आउटर ऑर्बिटल्स, अब ये भी गलत है, क्योंकि देखो इन सभी में हम इनको कहते ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्यों है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स एकदम डिट्टो सेम है। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है तो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, ओके, ये भी तो सेम ही होगा, राइट। इसकी वजह से कैसे अफेक्ट होगा, साइज नहीं होगा। फिर वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब ध्यान से देखोगे इन सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो सेकंड शेल में ही इनके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। सभी के केस में जो वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये 2 है, तो इससे भी इनकी साइजेस अफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि सभी के केसेस में सेम ही तो है, राइट। अब आते हैं न्यूक्लियर चार्ज पर। अब क्योंकि देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सभी में 10 है, ओके। अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ये वेरी कर रहे हैं, इस केस में 9 है, इस केस में 10 है, और इस केस में 11 है। तो अगर हम लोग इन तीनों का भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ढूंढना चाहे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें पता ही क्या होता है, Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू Z माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट डिट्टो सेम होगा, एकदम सेम सभी के केसेस में। अब चेंज क्या होगा, बस न्यूक्लियर चार्ज। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इनका जो साइज है ये न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है ये भी बता देता हूं मैं। देखो फ्लोरीन के केस में न्यूक्लियर चार्ज 9 है, सोडियम के नियॉन के केस में 10 है, और सोडियम के केस में 11 है। अब शील्डिंग कांस्टेंट तो डिट्टो सेम होगा, ओके। क्योंकि अभी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इनका जो डिफरेंस होगा, जो भी डिफरेंस होगा, ये भी बढ़ेगा, राइट। तो इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये भी इंक्रीज होगा इसी ऑर्डर में। किस ऑर्डर में, ओके। F- का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम, फिर नियॉन का, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा सोडियम के केस में, ओके। अब
क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ाने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइजेस अफेक्ट हो रही है, पर एक्चुअल में ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही जो गेम खेल रहा है, जिसकी वजह से साइजेस अलग अलग है इनकी। अब देखो, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका सबसे कम है तो इसका साइज सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका होगा और फिर सबसे कम इसका होगा, राइट। तो साइज का जो ऑर्डर है ये कुछ ऐसे ही होगा, देखो उल्टा होगा, Na का सबसे कम, फिर नियॉन और सबसे ज्यादा होगा F माइनस का, ओके। Na प्लस है यहाँ पर, ओके। तो ये होगा साइज का ऑर्डर। अब मैंने बता भी दिया कि कैसे साइज वेरी भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से हो रहा है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वेरी हो रहा है किसके वजह से, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि भैया न्यूक्लियर चार्ज की वजह से आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का जो साइज है ये अफेक्ट होता है। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3.37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, सबसे पहला है क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग ने चैप्टर में भी पढ़ा है, इसीलिए तो हमें पता है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ये कम होती है, राइट, एज कंपेयर टू सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये कम होती है एज कंपेयर टू थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है फर्स्ट से, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है सेकंड से, ओके। फिर द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपीरियंस्ड ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ओके। तो अब देखते हैं, चलो अब हम लोग सपोज एक एलिमेंट ले रहे हैं, ओके, मेटल ही लेते हैं हम लोग, यही तो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं अच्छे से। तो ये मेटल हमारा बन रहा है 1+, ओके। अब फिर हम इसे बना रहे हैं 2+, ओके, और फिर हम इसे बना रहे हैं 3+, और अब फिर हम इसे बना रहे हैं M4+। अब देखो, अब इस मेटल की जो वैलेंसी है या फिर इस मेटल के जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये तो भाई 3 ही है, ओके। अब हम लोग ने क्या किया, M से M+ जब बना रहे तब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ओके। M+ से फिर से M2+ बन रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, ओके। और M2+ से M3+ में बना रहे हम लोग इसको तो तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे खत्म हो गए हैं, ओके। अब आ गया है इसके अंदर का कोर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर जब M3+ बन रहा है तब अब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया है अब इसने। अब हम लोग इससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे जो होगा 4th इलेक्ट्रॉन, तो हमें बहुत जबरदस्त एनर्जी देनी पड़ेगी इसे, ओके। इसी का मतलब क्या हो गया, ये जो 4th आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी ये बहुत ज्यादा हाई होगी, ओके। तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ से M से लेके M+ में फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ओके, M+ से M2+ सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, M2+ से M3+ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और M3+ से M4+ फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब अगर डिफरेंस आप देखोगे तो इसके बीच में, ओके, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में जो डिफरेंस होगा, ओके, या वो सपोज समझ लो 2 है, ओके, आर्बिट्ररी वैल्यू में बता रहा हूँ, ओके। ये M2+ से M3+ में, ओके, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसके बीच में जो डिफरेंस होगा सपोज ये 4 है, ज्यादा ही होगा। पर अब जो 4th आयोनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में जो डिफरेंस होगा, ओके, ये बहुत ज्यादा होगा, सपोज समझ लो 20 हो गया, इनके बीच का डिफरेंस है 20 हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो इसकी वैल्यू काफी ज्यादा हाई हो जाएगी इसके कंपैरिजन में, तो डिफरेंस भी ज्यादा ही हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपीरियंस ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये होता है, यस, ये ऐसे ही होता है। अब रीजन भी बता दिया मैंने आपको, क्योंकि कोर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब बहुत ही डेंजर काम करना है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हुए हुए आयन को हम लोग अनस्टेबल कर रहे हैं, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी ये बहुत ज़्यादा होगी। तो इसीलिए जो डिफरेंस होगा उस आयोनाइजेशन एंथैल्पी में और प्रीवियस आयोनाइजेशन एंथैल्पी में वो ज़्यादा होगा, तो इंक्रीज भी कैसी होगी, ग्रेटेस्ट होगी, करेक्ट। चलो अब आते हैं, एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज मार्क्ड बाय अ बिग जंप इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये चीज मुझे फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इसको एक्सप्लेन करने की, क्योंकि आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, अब बचा क्या, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इससे हमें और एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो क्या हो रहा है, देयर इज अ बिग जंप इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बिग जंप, राइट। तो ये भी चीज, ये भी जो स्टेटमेंट है ये भी एब्सोल्युटली सही है, ओके। तो तीनों भी स्टेटमेंट सही है, तो हम बता सकते हैं कि लास्ट वाला गलत है। अब क्यों है ये भी समझना है, राइट। तो क्या बोला है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बेयरिंग लोअर n वैल्यू। सपोज मैं एक ऑर्बिटल ले रहा हूँ 2s,
ओके, जिसका वैल्यू n का वैल्यू है 2 ना, तो अब मैं हायर n वैल्यू वाला भी एक ऑर्बिटल ले लेता हूँ 3। बोला क्या गया है, लोअर n वैल्यू में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना आसान है देन फ्रॉम द ऑर्बिटल हैविंग हायर n वैल्यू। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है, इसमें से रिमूव करना डिफिकल्ट है। कंपेयर कर रहे एक दूसरे को। ओके, अब ये गलत क्यों है, देखो ध्यान देना, हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि एज n इंक्रीजेस साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस, करेक्ट। तो इसका मतलब 2s का साइज छोटा होगा, 3s का साइज बड़ा होगा। तो अगर ये न्यूक्लियस है, ये हमारा 2s होगा, ये हमारा 3s होगा। ओके, s ऑर्बिटल्स स्फेरिकल होती है। तो अब यहाँ पर अगर सपोज इलेक्ट्रॉन है 2s में और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन 3s में, तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, ये 2s के लिए तो कम है, ओके, और 3s के लिए ज़्यादा है। तो अगर ये डिस्टेंस 2s के लिए कम है तो न्यूक्लियस ने 2s वाला इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है अच्छे से एकदम, तो क्या इसे वो जल्दी आसानी से जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो इसीलिए 2s वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव करना, कंपेयर करेंगे हम अगर हम लोग 3s वाले से, तो डिफिकल्ट है, और 3s वाला को रिमूव करना ईजी है क्योंकि ये दूर है न्यूक्लियस से, तो थोड़ा आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं एज कंपेयर टू 2s वाले इलेक्ट्रॉन से। ओके, तो इसीलिए ये हमारा लास्ट वाला स्टेटमेंट जो दिया है उल्टा दे दिया है, बस उल्टा दे दिया, इसीलिए ये गलत है और हमारा राइट आंसर यही है, डी। ओके, चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3.38, कंसीडरिंग द एलिमेंट्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर इज। ओके, तो सबसे पहले इन एलिमेंट्स को हम लोग लोकेट कर देते हैं। तो आपकी ईज के लिए मैंने पीरियोडिक टेबल ऐसे लिख लिया है, ओके, मतलब इसका आउटलाइन ले लिया। तो यहाँ पर बोरॉन, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, यहाँ पर है मैग्नीशियम और यहाँ पर है हमारा पोटेशियम। ओके, अब इनकी मेटालिक कैरेक्टर को कंपेयर करना, तो हमें बस पता होना चाहिए कि अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर का वेरिएशन कैसा है। अब ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो हमें पता होगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी वेरी कर रही है तो हम लोग मेटालिक कैरेक्टर बता सकते हैं। तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड कैसी वेरी करती है, ये इंक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी वेरी करती है, ये डिक्रीज होती है। तो मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये अगर इंक्रीज हो रहा है अक्रॉस द पीरियड तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। चलो मिल गया हमें हमारा लॉजिक। अब इसी लॉजिक को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। तो देखो, अब डाउन द ग्रुप हम लोग आ रहे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और अक्रॉस द पीरियड ओके ऐसे आ रहे तो मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है। इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर उस तरफ ज्यादा है, ओके, और नीचे ज्यादा है। तो अगर हम लोग उस तरफ मतलब लेफ्ट की तरफ और नीचे एलिमेंट ढूंढे, ओके, तो लेफ्ट की तरफ और सबसे नीचे जो भी एलिमेंट होगा उसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, नीचे मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो हम लोग ज्यादा हो रहा है। तो देखो लेफ्ट की तरफ और नीचे ही है हमारा पोटेशियम, तो सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा यहाँ पर पोटेशियम का। अब चलो अब आते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और बोरॉन की तरफ। अब इन तीनों को कंपेयर करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये देखो एक ही पीरियड में, ओके। तो पोटेशियम की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि वो सबसे नीचे है, सबसे लेफ्ट में है। थोड़ा ऊपर आएंगे हम लोग तो हमें मिल रहे हैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। अब इन दोनों में झगड़ा शुरू है, मेरा मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा या तेरा। तो ये हम लोग बताएंगे कैसे, अक्रॉस द पीरियड के वेरिएशन से। देखो यहाँ पर इस्तेमाल होगा अक्रॉस द पीरियड का वेरिएशन अच्छे से, क्योंकि हम लोग अक्रॉस द पीरियड आ रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ आएंगे मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, तो एल्यूमिनियम का मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, करेक्ट, देन मैग्नीशियम। अब हम लोग कंपेयर करते हैं एल्यूमिनियम का बोरॉन के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि मतलब है क्या एक्चुअल में बोरॉन और एल्यूमिनियम के बीच में मेटालिक कैरेक्टर का वेरिएशन, या फिर बोरॉन और एल्यूमिनियम के बीच में किसका ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर है। तो देखो अब बोरॉन और एल्यूमिनियम एक ही ग्रुप में है। अब हम लोग ने क्या देखा है, एक ही ग्रुप में। अब डाउन द ग्रुप हम लोग जब आएंगे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ एल्यूमिनियम का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा देन बोरॉन, तो अगर मैं ठीक से इसको अरेंज कर दूँ तो ये कुछ ऐसा होगा। देखो मैग्नीशियम का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है देन एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का मेटालिक कैरेक्टर जो है ज्यादा है देन बोरॉन। अब बस इन तीनों को मैंने कंपेयर कर लिया, मुझे पता है सबसे ज्यादा पोटेशियम का ही है, तो ये ऑर्डर में यहाँ पर लगा दूँ तो खत्म हो जाएगा काम, राइट। मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन बोरॉन, ओके। चलो मिल गया हमें हमारा करेक्ट ऑर्डर, ओके। ये हम लोग ने क्यों लगाया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और बोरॉन का ऑर्डर, क्योंकि हमें पता है कि पोटेशियम का सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर है इन चारों में, तो ये तो सबसे पहले आएगा। उसके बाद ये ऑर्डर हम लोग ने लगा दिया क्योंकि हम लोग ने इनका कंपैरिजन कर लिया, और फिर हम लोग इस ऑर्डर पर आ गए जिसको हम लोग ने यहाँ पर यूज कर दिया। तो ओवरऑल हमें ऑर्डर मिल गया। अब यही ऑर्डर देखो यहाँ पर कहाँ पर है, देखो पोटेशियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ग्रेटर देन
बोरॉन। ये है हमारा करेक्ट ऑर्डर डी। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कंसिडरिंग द एलिमेंट्स बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज। ओके, अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बताना है तो सेम हम लोग सेम ही तरीका फॉलो करेंगे। पहले हम लोग एलिमेंट्स को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, मतलब कि उनका लोकेशन कहाँ पर है। आप पीरियोडिक टेबल लेने की जरूरत है ऐसे नहीं है, आप नॉर्मली ऐसे भी लोकेट करोगे तो भी आपको अंदाजा आ जाएगा बस। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन है, पर हमें ऑक्सीजन तो नहीं दिया, हमें डायरेक्टली फ्लोरीन दिया है, और उसके बाद दिया है सिलिकॉन, तो कार्बन के नीचे ही आता है सिलिकॉन। ओके, अब इनका नॉन मेटालिक कैरेक्टर देखना है सेम अक्रॉस द पीरियड हम लोग, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ओके, तो इसके हिसाब से नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और यहाँ पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। मिल गया हमें आंसर हमारा, मतलब मिल गया हमें लॉजिक जो हमें यूज करना है। अब इस लॉजिक को यूज करना है तो देखो अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो ये जो सामने सीधा सीधा ऑर्डर दिख रहा है हमें, इसी ऑर्डर में नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, ओके, फिर नाइट्रोजन का नॉन मेटालिक कैरेक्टर, फिर कार्बन का, फिर लास्ट में बोरॉन का। ओके, अब बचा सिर्फ सिलिकॉन, ओके, जो इन सब में पीछे हट गया है, मतलब इसका ऑर्डर हमें देखना है कि कहाँ फिट हो रहा है। तो देखो फ्लोरीन, नाइट्रोजन ये उस तरफ है, ओके, तो सिलिकॉन बेचारा इस तरफ आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब इसका नॉन मेटल कैरेक्टर तो कम ही होगा। ओके, ऊपर से दूसरी बात, ऊपर से हम लोग नीचे आ रहे हैं तो नॉन मेटल कैरेक्टर कम हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब ऊपर नॉन मेटल कैरेक्टर ज्यादा है, राइट। तो ये नाइट्रोजन और फ्लोरीन तो आउट ऑफ द केस, आउट ऑफ क्वेश्चन ही हो गए, इनका तो नॉन मेटल कैरेक्टर ज्यादा ही होगा सिलिकॉन से। ओके, हमारे लॉजिक के अनुसार। तो अब कंपैरिजन होगी कार्बन और सिलिकॉन की। अब कार्बन और सिलिकॉन में देखो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जा रहा है तब डिक्रीज हो रहा है, तो सिलिकॉन का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। चलो ये हो गया। तो अब हमें पता चला कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन इन तीनों से भी सिलिकॉन का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम है। ओके, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सिलिकॉन का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम है। ओके, चलो अब हम लोग कंपेयर करेंगे बोरॉन और सिलिकॉन को, और इन दोनों में ओके बोरॉन का जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो कार्बन का ज्यादा है सिलिकॉन से नॉन मेटालिक कैरेक्टर, और बोरॉन का भी ज्यादा है सिलिकॉन से नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब कार्बन का ज्यादा है बोरॉन से। ओके, तो सीधा सीधा कार्बन के बाद बोरॉन आ जाएगा, और बोरॉन के बाद, क्योंकि बोरॉन का ज्यादा है सिलिकॉन से, तो बोरॉन के बाद आ जाएगा सिलिकॉन। ओके, सिंपल। अब हम लोग ने पूरा का पूरा ऑर्डर लिख दिया। अब बस यहाँ पर ढूंढ लो कहाँ पर ये ऑर्डर मिल रहा है, FNCBSI, FNCBSI, यही है हमारा करेक्ट ऑर्डर। बस साइन देखना मत भूल देना, नहीं तो गलती से ग्रेटर देन को स्मॉलर देन कर दोगे, तो ये ग्रेटर ग्रेटर के ही साइन से सब। चलो ठीक है, आंसर नंबर हमारा, मतलब आंसर है हमारा सी। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कंसिडरिंग द एलिमेंट्स FClO एंड N, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इज। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग इसका वेरिएशन देखेंगे तो ये होता है अक्रॉस द पीरियड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, OP इंक्रीजेस, और डाउन द ग्रुप हमारा OP जो है ये डिक्रीज हो रहा है। ओके, इस हिसाब से अगर हम लोग इनको अरेंज कर देंगे, मतलब पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर देखेंगे तो फ्लोरीन यहाँ पर, फिर क्लोरीन। ओके, फ्लोरीन के पहले आता है ऑक्सीजन, और उसके पहले जस्ट आएगा नाइट्रोजन। तो इनको अगर हम लोग ने अभी अरेंज कर दिया, अब देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रहा है इस अक्रॉस द पीरियड में, तो इसका मतलब फ्लोरीन का ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देन नाइट्रोजन। अब जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो डाउन द ग्रुप देख रहे हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कम कम हो रहा है, तो फ्लोरीन का ज़्यादा है देन क्लोरीन। ओके, ऑक्सीजन और क्लोरीन के केस में देखेंगे तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि ज़्यादा है क्लोरीन से, ओके, इसीलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी ज़्यादा है क्लोरीन से। ओके, तो ये दो ऑर्डर तो हमें मिल गए। इतना तो हमें समझ में आ गया कि फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही होगा और ऑक्सीजन के बाद ही क्लोरीन होगा। अब देखना है कि नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में कौन ज़्यादा, किसका ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। तो अब देखो हमारे जो लॉजिक के आधार पर, अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप के आधार पर, देखो फ्लोरीन से हम लोग इस तरफ जा रहे हैं तो ऑक्सीजन आ रहा है, फ्लोरीन से एक नीचे जा रहे हैं तो क्लोरीन आ रहा है। अब इस दिशा में जाएंगे तो भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज ही हो रहा है, इस दिशा में जाएंगे तो भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज ही हो रहा है, पर यहाँ पर हम लोग फ्लोरीन से जब नाइट्रोजन तक जा रहे हैं तो और पीछे जा रहे हैं ना, राइट, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और डिक्रीज होगा। तो इसीलिए नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है ये कम होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं ऑर्डर में, देखो अब क्योंकि ये देखो F ग्रेटर देन O, यहाँ पर तो यहाँ तक तो ठीक था। ओके, अब हमें पता चल गया है कि क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नाइट्रोजन से ज़्यादा है और ऑक्सीजन का
क्लोरीन से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा है क्लोरीन से और क्लोरीन का ज़्यादा है नाइट्रोजन से, राइट। तो बन गया हमारा ऑर्डर FOClN। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है FOClN, ग्रेटर का साइन है। चलो ये है हमारा राइट आंसर डी। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं और हम लोग ने इस चैप्टर के सारे सवालों के जवाब भी देख लिए, राइट। और आई होप आप सभी को इस चैप्टर में जो भी हम लोग ने सवालों के जवाब देखे वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको बहुत मजा आया होगा इनको सीखने में, राइट। और जैसे कि आप सभी को पता है लर्न मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।